गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम हिंदू डिस्कशन देखने वाले हैं, पेपर बाद में बताऊंगा। जो पेपर के अंदर से न्यूज़ है वो एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। पेपर एक छोटी वीडियो बना दूंगा पेपर के लिए, जिसमें दोनों पेपर एक्सप्लेन कर दूंगा, हिंदू भी इंडियन एक्सप्रेस भी। पर जो नोट्स हैं उसको हम पहले एक बार देख लेते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि दोनों पेपर का नोट्स निकालना, एनालाइज करना, तो मोर देन 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जाती है, तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है पहले आपको जो भी पेपर के नोट्स हैं वो बता दूं, और उसके बाद मैं हिंदू की जो एक्सप्लेनेशन जो वहीं पे कर सकता हूँ, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एक साथ कर दूंगा। जो पहली न्यूज़ आती है वो आती है अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, और वहाँ पे पंचायत इलेक्शंस होने वाला है। तो वहाँ पे यूज़ की जाएगी वीवीपैट, मतलब कि ईवीएम मशीन का यूज़ करेंगे और बैलेट पेपर का यूज़ करेंगे। बैलेट पेपर तो आपको पता ही है, सिंपल पेपर होते हैं, पर ईवीएम को पढ़ेंगे हम। ईवीएम कैसे बनी, कब बनी और किस इलेक्शन में इसको बनाया गया। तो ईवीएम होती है, उसमें एक कंट्रोल यूनिट होती है जो आपका बाहर रखी होती है, इसमें पोलिंग ऑफिसर उसमें क्लिक करता है, उसके बाद आप बैलेट यूनिट में जाके वोट कर पाते हैं। और अभी जिसने 2019 इलेक्शन में वोट किया होगा तो उसके साथ ही कनेक्टेड होती है ईवीएम के, मतलब बैलेट यूनिट के साथ ही कनेक्ट होती है आपका वीवीपैट। वीवीपैट मशीन किसके साथ कनेक्ट होती है, वो होती है आपकी बैलेट पेपर के साथ ही कनेक्ट होती है। तो आपने ऐसा देखा होगा। तो हम पढ़ते हैं कैसे ये बनी। इसमें 2 यूनिट होती हैं, मतलब एक तो बैलेट यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है जो मैंने ऊपर दिखाया, और ये 5 मीटर के केबल से कनेक्टेड रहती है, ऐसा आपको याद रखना है। और इसमें 6 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी का यूज़ किया जाता है, जो ईवीएम के अंदर पावर्ड होती है, और कंट्रोल यूनिट से, कंट्रोल यूनिट में बैटरी होती है, तो उसको आपको देखना है। तो ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी की इसको ज़रूरत नहीं होती। अब इंडिया में इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया गया, कैसे इसे बनाया गया, कैसे किया गया। 1980 में आपके हनीफा ने ये इन्वेंट की थी, एमपी हनीफा नाम था। फर्स्ट बार इसको वोटिंग को यूज़ किया गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड वोटिंग मशीन को यूज़ किया गया, मतलब इन्होंने इन्वाइटेड किया था कि इसको यूज़ किया जाए। तो 1980 में हुआ। फिर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसमें किए गए, उसमें अंदर एक फैकल्टी बनाई गई, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर बनाया गया। फिर इसे फर्स्ट यूटिलाइज जो किया गया 1982 में किया गया। केरला में इलेक्शन थे, केरला में बाई इलेक्शन थे, यानी कि या तो किसी की डेथ हुई हो या कोई सीट खाली हुई हो, उस पर री इलेक्शन कराने थे, तो बाई इलेक्शन में इसका यूज़ किया गया। नॉर्थ पारावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में डायरेक्टली पूछा जाएगा। फिर उसमें जब 1982 में एक्सपेरिमेंट बेसिस पे यूज़ किया, फिर 1989 में फिर इसको दोबारा यूज़ किया गया इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है ना। तो 1988 इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक कमेटी बनाता है जॉइंटली, किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करता है, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करता है, फिर इसको दोबारा वो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? 1998 में 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस थे, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली में आसपास, तो दोबारा यूज़ करते हैं। पहले केरला में की, कुछ मॉडिफिकेशन करके इन्होंने, फिर दोबारा इसको दोबारा से किया। चलो अब इनको ये पास हो गई, चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर इसको 2004 में लोकसभा के इलेक्शन में पूरी कंट्री में इसको यूज़ किया गया। तो फर्स्ट टाइम पूरी कंट्री अगर पूछेगा तो कहाँ पे हुई थी, लोकसभा में। लोकसभा 2004 के इलेक्शन में पहली बार कहाँ हुई थी, केरला के अंदर यूज़ हुई थी 1982 में। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको अडॉप्ट किया गया, इसके साथ और भी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम बोलने लगी, बैलेट हैक कर लेते हैं आप, ये जो ईवीएम को हैक हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, उसको प्रूफ करने के लिए वीवीपैट को और ऐड किया गया। एक तरह की मशीन होती है ये भी, इसमें प्रिंटेड स्लिप आती है, किसने वोट किया हो साइड में रखी होती है, उसके आपका बैलेट यूनिट के साइड में रखी होती है, और चीज़ों को, मतलब उससे जुड़ी हुई होती है, उसमें चेक किया जाता है कि कैसे आपको चीज़ों को आप कर रहे हो, कौन किसको आपने वोट किया है, तो स्लिप जनरेट होती है, आप उसमें देख सकते हो। इसे 2019 में पूरी लोकसभा के इलेक्शन में इसको यूज़ किया गया। तो फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया वो चेक करेंगे, और 2019 में कम्प्लीटली लोकसभा के इलेक्शन में यूज़ किया गया। एडवांटेज क्या है भाई, वही है कि यार जो बैलेट पेपर के लिए आप क्या करते थे, इतने सारे प्रिंटिंग पेपर निकाल देते, शॉर्टेज पड़ जाती थी, ट्रांसपोर्ट करना होता था बड़े बड़े बक्सों को, जो उसके बॉक्सेस होते हैं उसको, वो एक प्रॉब्लम है। तो स्टोरेज फैसिलिटी ईजी हो जाती, छोटी सी मशीन है, कहीं भी रख लो, कंट्रोल यूनिट कहीं भी ले जाके रख लो। फिर ये ईवीएम मीन, मतलब पेपर बैलेट था, तो पेपर का सेविंग और ट्री बचने लगे, क्योंकि पेपर की सेविंग हो रही है ना। इतना बड़ा पेपर होता था, जब 20 लोग खड़े तो 20 लोगों के नाम होने चाहिए, इतना बड़ा पेपर होता था। फिर वोट कैंसिलेशन बहुत होता था। कैंसिलेशन क्यों? अगर आप उसे गलत फोल्ड कर दोगे ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वही और सिंपलीफाई बनाया गया चीज़ों को, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया गया, लॉन्ग रन तक चल पाए, बार बार आपको प्रिंट करने पड़ते थे पेपर, ये वो। ईवीएम मतलब डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी बैटरी से चलती है। ईवीएम लाइट वेट होती है, मतलब पोर्टेबल होती है, कहीं भी ले जाओ इसे। इतने बड़े बॉक्सेस को, ह्यूज बॉक्सेस ले आने पड़ते थे। वोटिंग जो काउंटिंग होती है, प्रोसेस वो फास्टर हो जाता है। पहले 10-10 दिन तक, मेरी दादी बताती हैं, मम्मी बताती हैं कि 10-10 दिन तक काउंटिंग चलती थी, और आज 1 दिन में ख़त्म हो जाती है, कौन सी पार्टी बनी है शाम तक पता लग जाता है।
और ऐसा ही पॉसिबल नहीं है ये इंटरनेट से हैक की जाए। बोलते हैं कर ली जाती है, हैक कैसे होती है, अगर इसमें आप चिप लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर ओरिजिनल फॉर्म में ईवीएम है तो उसे हैक करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा है। पर कुछ कंसर्न्स वही हैं, एक तो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, इसकी बार बार ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम किसी को वोट डालते हैं, वोट एक ही पार्टी को चला जाता है, बहुत बहुत ऑब्जेक्शन उठे। तो क्या किया कि वोटर वैलिड पेपर ऑडिट ट्रायल इसके साथ लगा दिया कि कम से कम आपने वोट किया किसी पार्टी को, बीएसपी को किया, हाथी को आपने वोट किया, तो साइड में स्लिप जनरेट होती है वीवीपैट के अंदर। वो स्लिप कुछ सेकंड के लिए आपको वो स्लिप दिखाई देगी कि एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा ना आपने हाथी को किया, स्लिप अंदर गिर जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आपको लगता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलत वोटिंग हुई तो आप वीवीपैट को काउंट कर सकते हैं किसको कितने वोट मिले। तो वो चीज़ आपको देखिए। एडवांटेज क्या हुआ इसका कि थोड़ा और लोगों पे विश्वास आया कि ठीक है कम से कम मैंने वोट दबाया तो कम से कम स्लिप भी तो देख लूँगा किसको मैंने वोट दिया, तो वो सारी चीज़ें। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके वीवीपैट के, एड्रेस ओनली द इशू एट द वोटिंग पार्ट। पर जो हुआ है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि वीवीपैट ये नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंट करेंगे, हर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भारत में सब में काउंट करेंगे। अगर आप सब में काउंट करो तो बैलेट पेपर से करा लो ना, तो वही बात हो जाएगी सारी। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको काउंट किया जाता है, पर्टिकुलरली लिमिटेड बेस पे इसको काउंट किया जाता है, पर्टिकुलर बूथ पे, सेलेक्टेड पोलिंग बूथ पे जिसमें आपको लग रहा है कि शक है तो आप काउंट करा सकते हो इस चीज़ को, ऐसा देखा गया। अब वीवी कैन इफेक्टिव लाइक जैसे मतलब कि डिटरेंट जो फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, डिटेंशन कर सकता है कि क्या है कि ऑन फॉल्ट ऑफ ईवीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉलो बाय द वीवीपैट ऑडिट ऑल द ईवीएम लेट। ये हो सकता है कि आपने जिसमें वीवीपैट लगाया उसकी मशीन ठीक रखी है, उसकी काउंट कर लोगे, पर आप जिसमें नहीं लगाया उसमें मतलब, या फिर आपकी काउंट ना हो तो वहाँ भी कुछ फ्रॉड किया जा सकते हैं। कभी कभी इसको फेल हो जाता है, नॉट ए सॉल्यूशन वो काउंटिंग लेवल फेलियर, मतलब कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं इसमें भी। फिर सिक्रेसी की बात आती है कि वही बैलेट पेपर क्या है कि इलेक्शन कमीशन कुछ मिक्स द बैलेट पेपर फ्रॉम वेरियस बूथ बिफोर काउंटिंग। इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि सारे बैलेट पेपर को एक जगह पलट देता है, वो मिक्स कर दे तो क्या पता लगेगा किसको प्रीफरेंस है, क्या हुआ। तो वो भी एक चीज़ बात आती है। तो मार्जिनल कम्युनिटी बोला कि नहीं बैलेट पेपर भी ठीक नहीं है, पार्टी क्या बोलती है नहीं वो बैलेट पेपर नहीं, सॉरी ये वीवीपैट भी ठीक नहीं है, आप पुराने वो बैलेट पेपर सिस्टम पे आओ कि नहीं। फिर वही सारी चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट चलती रहती है। फिर लाइबिलिटी नहीं है इसमें। कभी ये बोला था यूएस पर्सन ने मतलब रिसेंटली क्या किया, सेंसिंग हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर ऐसा कुछ निकलता नहीं। लास्ट में ये बोला कि ई से रिजेक्शन था, आउटलैंडिज्म क्लेम जो कर रहे हैं वो गलत चीज़ है, ई से ने कई बार इसको मना भी किया। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ हुई, कहाँ पे इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया गया। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है भारत नेट प्रोजेक्ट से। रिसेंटली अभी क्या इसको बढ़ाया जाएगा, जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है वो स्पीडली किया जाएगा, ठीक है। रिसेंटली भी देखा होगा न्यूज़ में तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन जो है वो वहाँ पे स्पीडली इस चीज़ को काम करेगा इस चीज़ में। अब डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री इंडस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्री के अंदर आता है। 995 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका नाम क्या था कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। 2019 में इसका भी नाम चेंज किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी फॉर्मेशन, इसको DIPP लेके आए, ये इसका नाम। फंक्शन क्या है कि वही लिबरलाइज करना चीज़ों को, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना। जो 991 में चीज़ें आई थी डिपार्टमेंट की, मतलब कैसे डिपार्टमेंट इंडस्ट्री पॉलिसी को लाया जाए, प्रमोट किया जाए चीज़ों को, उन सब चीज़ का काम को देखता है। अब हम पढ़ते हैं भारत नेट है क्या। भारत नेट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको मतलब इम्प्लीमेंट करता है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL। ये स्पेशलाइज पर्पस व्हीकल है, सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के। इसकी बात चल रही है, BBNL की बात चल रही है। इसे 1000 करोड़ रुपए भी दिए गए थे कि आप भारत नेट के लिए काम करो। अब इनिशियली क्या था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता था, IT जो है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पर ये अलग अलग होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग हो गई। तो अब ये किसके अंडर आता है कि जुलाई 2000 से मतलब क्या होगा, करंटली किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये आता है। तो पहले दोनों एक थी, पर 2016 में क्या किया गया, भाई अलग अलग हो जाओ, चक्कर में ना पड़ो, अपने अपने घर जाओ। तो ये इसके रविशंकर प्रसाद हैं जो IT वाली है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली है मिनिस्ट्री, अभी इनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया था, इसके डिफरेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट आदमी की है। अभी क्या था कि ये भारत नेट है क्या था, ये कुछ नहीं, 2015 में ये गवर्नमेंट लेके आई थी, और एक गवर्नमेंट भी लेके नहीं आई थी, ये पहले से ही चलता था। 2011 में लॉन्च किया गया था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। इसका नाम चेंज किया, इसका नाम चेंज, पता नहीं गवर्नमेंट को क्या आदत है इस वाली गवर्नमेंट को कि नाम चेंज करते रहते हैं चीज़ों का, पहले से चल रही है उसी चलने दो, इसमें भी तो फाइबर ही लगाओगे ना।
भारत नेट में, तो इसमें क्या ज़रूरत पड़ी आपने नाम चेंज करने का। भारत नेट थोड़ा भारत, वो थोड़ा ऐसे करते हैं ना, स्वदेशी चीज़ें हमारी भारत। अब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या, भारत नेट ईजी बोल पाए चीज़ों को, ऐसा बनाते हैं। अब इसमें रीजंस क्या है कि वो ये इन्फॉर्मेशन को सुपर हाईवे में थ्रो क्रिएटिंग रोबस्ट मिडिल, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कनेक्टिविटी जो आपको बढ़ानी है, ग्राम पंचायतें प्रोवाइड करवानी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च करती है इसके लिए मिनिस्ट्री ब्रॉडबैंड मिशन। इसमें फैसिलिटेट करती है यूनिवर्सल इक्विटेबल एक्सेस टू ब्रॉडबैंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, रूरल एंड रिमोट एरिया। तो ये कुछ चीज़ें, एम क्या है कि ई गवर्नेंस अच्छी हो जाए, ई हेल्थ अच्छी हो जाए, ई एजुकेशन, बैंकिंग नेट, सब चीज़ अच्छी हो जाए। कनेक्टिंग करना है 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कंट्री में 100 MB पर सेकंड कनेक्टिविटी से उन ऑल द ग्राम पंचायत। भाई दिल्ली में तो 100 MB आती नहीं है यार, पता नहीं ये कैसे कनेक्ट करेंगे। तो BSNL का अगर ब्रॉडबैंड लगवा लो तो शायद कभी ज़िंदगी में दोबारा ना लगवाओ। टू अचीव दिस, ये कैसे करेंगे, जो एग्जिस्टिंग अनयूज फाइबर्स है ना, जो अभी तक आपने यूज़ ही नहीं करे हैं फाइबर्स, जो बेकार पड़े हुए हैं, उसका यूज़ करके उन्हें डार्क फाइबर बोला जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, BSNL, इन सब चीज़ों में यूटिलाइज जिनका इंक्रीमेंटल फाइबर्स हैं, लेट डाउन कनेक्टिंग करना है ग्राम पंचायत को इन सब चीज़ के अंदर। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होना चाहिए। NOFEF को प्रोवाइड ऑल द, मतलब की सर्विस प्रोवाइड करेगा ये, टेलीकम्युनिकेशन की भी देगा, केबल की भी देगा, सब चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करेगा। एंटायर प्रोजेक्ट फंडेड बाय द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये जो फंड बनाया गया था, एक स्पेशल फंड बनाया गया था इम्प्रूव करने के लिए रिमोट एरिया में सर्विसेज को, ठीक है ना। अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे भाई, स्टेट सेंट्रल कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, कोई भी प्रोग्राम हो तो उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। 3 फेसेज हैं। अब ये फेसेस आपको बिल्कुल नहीं जानने हैं, मैंने लिख दी हैं पढ़ने के लिए। ये फेसेस नहीं जानने कि 2019 तक ऐसे करेंगे स्टेट ऑफ आर्ट। उस सेकंड फेजेज में पुट ऑल द ग्राम पंचायत को इन द कंट्री ऑप्टिमल मिक्स अंडरटेकिंग। फिर 1 लाख, पहले 1 लाख को करेंगे ग्राम पंचायत को कनेक्ट, फिर उससे बची हुई सारी को करेंगे। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ आर्ट, फ्यूचर प्रूफ नेटवर्किंग, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इन सब चीज़ों को मत याद रखो। बस 3 फेज में आपको 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है ना, उनको कनेक्ट करना है, बस इतना याद रखो। एट द लास्ट यही बात बोलेंगे। किसमें क्या है, पार्टिसिपेशन किसका, स्टेट बिकम इंपॉर्टेंट इन द सेकेंडरी फेज। वो क्यों है भाई, खुद देखो, ये रूरल इतना एरिया है ना आपका, रूरल एरिया है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं स्टेट की पकड़ अच्छी होती है इन कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो वो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल, बिजली चाहिए, ये कोई EVM थोड़ी है सर 6 वोल्ट की बैटरी काम करेगी, इसे तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पोल का यूज़ करना है आपको, क्योंकि खंभे तो अलग थोड़ी लगाओगे भारत नेट के लिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट खंभे हैं, जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, उन्हीं पे कनेक्टिविटी प्रदान करोगे, उन्हीं पे चीज़ों को लगाओगे, तो कहीं ना कहीं स्टेट की चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पता ही आपको स्टेट के अंडर आता है। अब डार्क फाइबर की इन्होंने बात की, तो होता क्या है, एक तरह से अनयूज ऑप्टिकल फाइबर होती है, बस इतना याद रखो, अनयूज ऑप्टिकल फाइबर डेट हैज़ बीन लेड बट नॉट करंटली बीन यूज्ड इन द फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। कि है तो लगी हुई तो है या है, पर अभी तक आपने उसका यूज़ नहीं किया। सिंस द फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है, ट्रांसमिट जो करती है ना इन्फॉर्मेशन को, ये लाइट फ्लक्स फॉर्म में करती है, ठीक है ना। ये लाइट, ये ऐसा नहीं इसमें करंट चलता है, ये लाइट चलती है ऊपर नीचे, उसमें आपको डाटा केबल में उसमें ट्रांसफ़र करती है, कि रेफर्स टू वन थ्रू विच लाइट पल्स जो होती है नॉट बीन ट्रांसमिटेड, अभी तक उसमें ट्रांसमिट नहीं की गई है। तो लेना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर, इतना याद रखो कि अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर को क्या बोला जाता है, डार्क फाइबर ऐसे बोला जाएगा। मतलब व्हाट इज़ डार्क फाइबर पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर वाली फीलिंग आपको मिलेगी। सीधा आंसर मार देना कि ये आंसर है इसका, टिक टिक, और आपके 2 नंबर पक्के। फिर आते हैं EWS कोटे की बात। अभी क्या हुआ, रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, चीज़ों को जो EWS का कोटा है ना, वो क्या कर रहा है, 50% को एक्सेस कर रहा है, यानी कि 60% हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कर्बिंग लगाई हुई है इंदिरा सुहानी केस में कि आप 50% से ज़्यादा कोटा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो दूसरी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको हार्म करने लगेगा, ठीक है ना। तो आपने OBC को कर दिया 27%, फिर आपने उसको ST को कर दिया, SC को कर दिया, ST को 21 कर दिया, फिर आपने 10-12 बचा हुआ जितना हुआ SC को कर दिया, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट उसी चीज़ को चेक करती है। वो कैसे चेक करती है, उसके लिए स्पेशल 5 जज बेंच बनाती है इस चीज़ को चेक करने के लिए। जो आपने 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं 2019 में, 2019 में आया था 1/3 103। तो 101 बताना किस चीज़ के लिए, 102 बताना आप किस चीज़ के लिए, 104 तक ही आए हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको ये याद करना है किस किस चीज़ के लिए। मैं तो 1 मिनट बता दूंगा, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे ना, मैं बता दूंगा भूल जाओगे, आप खुद सर्च करोगे तो ही आप पाओगे। तो यही है कि 5 जज बेंच जो बनती है, पावर होती है आर्टिकल 145(3) से कॉन्स्टिट्यूशन की, एटलीस्ट 5 जज होने चाहिए कोई भी उससे सब्सटेंटिव क्वेश्चन पे,
कि ये सही है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वो इसके लिए 5 जज बेंच बनाती है, बड़ी बेंच का बनाती है, वो फैसला लेती है। और एक चीज़ और है, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है ना, साइन होने के लिए, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 143 से, ठीक है ना, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको यूज़ करके कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्या ये ठीक है, ये बिल ठीक है, मतलब इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो उस सब चीज़ को चेक किया गया, बाद में यही बताया गया ठीक है, गवर्नमेंट के व्यू बताऊंगा क्यों ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया है, इस बात को याद रखना कि 50% पहले कोटा था सारा OBC ST SC के लिए, उसको बढ़ा के अब 60% कर दिया गया है, और बोला है कि जो वीकर सेक्शन है या कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसको कोटा मिला है। पर जो इंडिया में प्रावधान है ना, उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हिसाब से कोटा नहीं है, उसमें जो आपका सेक्शन क्या होना चाहिए, जो सोशली बैकवर्ड है उसको मिलता है, सोशली जो बैकवर्ड है उसको कोटा है इंडिया में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कोटा नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया, आर्टिकल 15 और 16 थोड़े चेंजेस किए, ये नए आर्टिकल ऐड किए, आर्टिकल 15(6), आर्टिकल सब पार्ट ऑफ 6 ऐड किया 16 में, तो इसमें कोटा बढ़ाया गया, क्योंकि इंडिया में जो प्रावधान है सोशली और एजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेस का है, ना कि इकोनॉमिकल वीकर का। तो गवर्नमेंट ने चेंज किए 2 आर्टिकल के अंदर, तो उसमें ऐड किया गया। अब जिसने पेटिशन डाली थी उसने आर्ग्यूमेंट क्या लगा, एक तो पहला आर्ग्यूमेंट यही लगाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं, ठीक है ना, नो द सेगमेंट विल द सीट पोस्ट ऑफ द रिजर्व फॉर द बेसिक ऑफ इकोनॉमिकल क्रिएशन, इकोनॉमिकल बेसिस पे नहीं है, पर गवर्नमेंट ने चेंज किया 15-16 में, तो ऐड कर दिया गया इकोनॉमिकल बेसिस पे भी। अब इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 992 का केस था, उसमें क्या बताया गया कि आप 50% से एक्सेस नहीं कर सकते कोटे को, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया है, 50% से नहीं कर सकते। पर मैं बताऊंगा गवर्नमेंट का फेवरेबल पॉइंट क्या है। फिर तीसरा जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है इसके, वो ये है कि जो आपका आर्टिकल 19(1)G है, जो बोलता है कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। अब आप सोचो कि इसमें ट्रेड एंड बिजनेस ये कैसा आ गया, इकोनॉमिकल विगर किस बेस पे दिया गया कि आपकी जो आपकी आर्थिक है वो कम है, या आप वीकर सेक्शन में आते हो, जो भी क्राइटेरिया होगा इतने लाख से कम की सैलरी है। अब खुद बताओ, कोई आदमी है उसकी 2.5 लाख सैलरी है, वो 50,000 फालतू कमा रहा है, इस कोटे के अंदर फ़ायदा नहीं ले पा रहा है, वो सोचेगा कि मैं क्या करूँ, या तो इनकम टैक्स इवेजन करूँ, इनकम टैक्स चोरी करूँ, कम कर लूँ अपना, या फिर मैं अपनी कम इनकम दिखाऊँ, या फिर मैं कोई ऐसा प्रोफेशन चुनूँ जिससे मेरी कम इनकम शो। तो वो क्या करेगा कि आप बढ़ने से तो गए, कोटा लेने की वजह से आप नीचे को घटना स्टार्ट करोगे या चोरी करना स्टार्ट करोगे, तो इस प्रॉब्लम को भी ये खड़ा करता है। तो मैंने आपको 4 प्रॉब्लम इसके अंदर बता दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड बताया कि बेनिफिट जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए नॉट कवर अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम टू द रिजर्वेशन, ठीक है ना, वो कोई उन्हें नहीं किया जो किसी स्कीम के अंदर कवर नहीं होते हैं। और जो 50% कोटे की लिमिट थी ना, कैन नॉट बी अप्लाइड इन द प्रेजेंट पेटिशन जो आया है उस पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इंदिरा सोहानी केस में क्या किया गया था, मेमोरेंडम इशू बाय द गवर्नमेंट वाइल द अंडर चैलेंज नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है 15(1)A में और 15(1)16(1)(6) में, और 15(1)(6) में हमने ऐड किया इकोनॉमिकल बेसिस पे, तो ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता। अब इन्होंने बोले कि जो इन्वॉल्व होता है कि आप जो 50% जो ऑर्डिनरी कोटा फिक्स था, जो आपने बढ़ा के किया गया है, तो सुप्रीम क्या बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो सोसाइटी है चाहे वो जनरल में हो, वो हमने जनरल सोसाइटी को तो काउंट किया है जिनका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। अब SC वाले क्यों आएंगे इसमें, 10% वाला कोटा लेने क्यों आएंगे वो, या कोई और वाले क्यों आएंगे इसमें, ये तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन किसी भी सोसाइटी का हो वो तो इसमें आ सकता है। वही आपका 50% वाला इसलिए आपने रखा था कि इसमें कोई भी ले सकता है, तो वही हमने किया है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है भाई आओ और हो तो आप इसमें ले सकते हो। तो एक तरह से ऐसे इन्होंने चीज़ें बताई हैं। फिर दूसरी आता है NDMA के बारे में। NDMA क्या है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जिन लोगों की डेथ हुई है किस चीज़ से, कोविड की वजह से, उनको आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, एक्स ग्रेविटा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि एक पेंडेमिक की वजह से डेथ हुई है और डिजास्टर के प्रावधान है, कोई आपदा आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो गवर्नमेंट कंपेंसेशन प्रोवाइड करती है। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला था, जो 4 लाख रुपये बताए थे ना कि हम इतना पैसा कैसे देंगे, इतने लोग मरे, अरबों खरबों रुपये देना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला पैसा तो देना ही पड़ेगा, वो आप डिसाइड करो कितना देना है, किसके हिसाब से कैसे देना है। तो हम पढ़ेंगे NDMA, ये जो डिसाइड करेगा कितना पैसा देना है। अब ये है क्या, एक तरीके से क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है नेशनल लेवल की, ये रिलीज़ करती है फ्रेश गाइडलाइन, जो भी आपको मैन्युफैक्चर बेसिस पे केमिकल कोई इंडस्ट्री है उनके लिए गाइडलाइन उनके लिए भी निकालती है, कोई केमिकल डिजास्टर आ जाए उसके लिए, कोई
टेररिज्म डिजास्टर आ जाए उसके लिए, या फिर कोई और भी चीज़ों में प्रॉब्लम आए उनके लिए चीज़ों में निकालती रहती है। अभी कोविड आया, लॉकडाउन लगा, उसके लिए इसने गाइडेंस निकाली, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर एसओपी बहुत सुनते होंगे, नहीं एसओपी आई है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं कि आपको कैसे मैनेज करना है, और ये अपनी रिकमेंडेशन भेजती है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट में एक बॉडी होती है NDSDMA करके, उसके नीचे होती है फिर आगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी से DM देखते हैं, इसे CM देखते हैं, और नेशनल को PM देखते हैं। तो DM CM PM इनका ही काम चलता है, PM CM DM इन्हीं की पावर है, 3 आदमी यही हैं। ये आप बनने वालों का एग्ज़ाम निकाल दोगे, ये भाई आपका जाने आगे क्या हो सकता है, ये फिर ज़्यादा सोचना आप इसके बारे में। तो हम पढ़ेंगे NDMA होता क्या है। ये 2005 के 2004 में सुनामी सुनी होगी, सुनामी आई थी तब इसको बनाया गया था एक मैनेजमेंट के लिए कि ईजिली हम चीज़ों को कर पाएँ। हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मैं बता चुका हूँ। इसके नीचे SDM होती है, CM उसको देखते हैं, उसके नीचे और भी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो DM देखते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस यहाँ से आती हैं स्टेट के पास, स्टेट अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके, क्योंकि सब एरिया का डिफरेंट एरिया है भाई, उत्तराखंड में क्या पहाड़ है तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, यूपी में क्या है थोड़ा ऐसा रीज़न है, वैसा रीज़न है, ये रीज़न है वो, तो उसके हिसाब से डिसाइड मॉडिफिकेशन करके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल भेज देता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करनी है चीज़ें उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। वही नेशनल अप्रूवल प्लान होता है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक प्लान बनाना होता है, प्लान प्रिपेयर करना होता है, मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना पड़ता है। जैसे पेंडेमिक आया, अब क्या होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेगी, रेल मिनिस्ट्री बेचारा माइग्रेंट्स को इधर उधर कर रही होगी, तो है तो पूरा एक ही चीज़, डिजास्टर तो एक ही है, पेंडेमिक तो एक ही है, पर उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्री कैसे काम करें वो सब बताया जाता है। ऐसे ही स्टेट में बताया जाता है गाइडलाइंस। तो डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सब एक साथ काम करते हैं, पर्पस करते हैं, पर डिजास्टर को मिटिगेट किया जा सके कि कम कैसे करें, डिजास्टर को ख़त्म कैसे करें। तो वही है कोऑर्डिनेशन एक तरीके से कैसे करना है, क्योंकि PM है ना, PM बैठ जाएंगे सब मिनिस्ट्री से बोलेंगे, ये भी तो PM को इनको बनाया गया है इसका हेड, स्टेट में CM को बनाया गया है, तो वही देखेगा ना सब मिनिस्ट्री को कैसे वर्क करवाना है। अगर मैं बना दूं किसी और को हेड बना दूं, अब मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग वर्क ना करें, क्योंकि इक्वल रैंक के ऑफिसर हैं, PM तो उनसे बड़े हैं, इसलिए PM को दिया गया है सारे चार्जेस का कि कैसे हम चीज़ों को कम कर सकते हैं। कि वही है कि ब्रॉड लेवल पॉलिसी गाइडलाइंस बनाना और नीचे भेजना। अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन भेजी गई है, क्योंकि क्यों देखो ब्रीफिकेशन हो गया है, लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बन गया, इधर जम्मू कश्मीर बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का चेंजेस होगा कि वहाँ की जनसंख्या का मतलब इधर उधर होगी, जो उधर के होंगे इधर चले गए होंगे, कुछ इधर के इधर होंगे, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी का चेंज होगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन का क्या होता है कि सब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो। ये पॉपुलेशन बेसिस पे ये क्या करती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि दोबारा बनाती है, दोबारा उसे मतलब बनाया जाता है कि इसमें अगर 100 लोग हैं उसमें 200 लोग हैं तो 50 उधर से इधर कर देंगे, तो 150 दोनों में हो जाएंगे, तो इक्वल प्रेजेंटेशन देनी है। तो बिल आया 2019 में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया दोबारा से, बाउंड्री को मतलब कि दोबारा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो इसलिए बनती है। वाई डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि इसको प्रोवाइड करनी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन रहे, जो मैंने बताया ना, किसी में 200 हो गए, किसी में 100 हो गए, तो 50 से इधर ट्रांसफर कर देंगे। फेयर डिवीजन क्या चीज़, जोग्राफिकल एरिया सोन द वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव एडवांटेज ओवर अदर इन द इलेक्शन। पार्टी कैसे एडवांटेज उठाएगी, अब देखो 5 MLA होने हैं, ठीक है ना, आपने क्या किया, जो आपके छोटे छोटे जिसमें आपकी वोटिंग ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आपकी पता है आपकी पार्टी की पकड़ अच्छी है 4 के अंदर, तो आप क्या करोगे उसमें कम आदमी रखोगे, अपने अपने आदमी उसमें ऐड करोगे और एक में सारे ही ऐड कर दोगे, तो 4 तो MLA आपके ही बनेंगे, एक किसी और का बन सकता है। तो सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे, किसी पार्टी को मजबूती ना मिले किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो ये प्रिंसिपल जो है वन वोट वन वैल्यू का फॉलो ये करता है। अब कैसे बनती है, तो आर्टिकल 82 में इसका प्रावधान दिया गया है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस के बाद किया जाता है, यानी कि जितने भी सेंसस आए होंगे 51 के बाद 50 के बाद, क्योंकि जब से यहाँ हर 10 साल में आता है, और सेंसेक्स पता ही है वो अंग्रेजों के टाइम से होता आ रहा है, 1881 से कंटिन्यूसली 10 साल में होता आ रहा है। तो पार्लियामेंट क्या करता है, इनेक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ऐसा लिखा है हमारे कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ऐसा स्टेट भी करता है, स्टेट क्यों करता है, क्योंकि उसे पंचायत इलेक्शन कराने होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराने होते हैं, उसमें भी तो वार्ड मेंबर बनते हैं ना, पंचायत तो उसमें मेंबर उसमें भी बनते हैं ना, तो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट करता है 170 के अंदर। वंस द एक्ट इज इन फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप द डिलिमिटेशन कमीशन, जैसे ही एक्ट फोर्स किया जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन
बनाने की बात की जाएगी। द फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन बनी थी 1950-51 में, क्योंकि 51 में सेंसेक्स हुआ होगा और 51 में इलेक्शन कराने थे 52 में, तो 52 के आसपास डिलिमिटेशन बनाया गया था पहली, जब आज़ाद इंडिया में बनी थी। तो जब से ये 4 बार बन चुकी है, 2 बार नहीं बनी। कब नहीं बनी वो आप याद रखो, 81 में और 91 में, मतलब 991 में और 1981 में कुछ प्रॉब्लम थी। आप सोच लो 991 में क्या हुआ, तो उस वजह से इसको नहीं बनाया गया था, कुछ और चीज़ों से हम जूझ रहे थे। अभी क्या है, इसमें जो डिलिमिटेशन कमीशंस है, डिलिमिटेशन कमीशंस है, उसके अंदर क्या होता है कि अपॉइंटमेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं किसके साथ, इलेक्शन कमीशन को आगे बढ़ते हैं, कि अपॉइंटेड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, की वर्किंग करता है इन द कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, जो भी होंगे, वो डिलिमिट कमीशन के जो ऑफिसर होगा उसे मतलब चीज़ों को बनाएंगे। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। पार्लियामेंट ने क्या किया, कोई एक्ट बनाया, उसे फोर्स किया, उसे बनाना है। अब उसमें कौन करेंगे, अपॉइंटेड जो करेंगे, जो उसके अंदर जो भी होगा कमिश्नर्स होंगे उसके अंदर, वो प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करेंगे, किसके साथ मिलके, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया उसके साथ मिलके। अब कौन कौन होंगे वो देख लो, कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो आपके चीफ होंगे, या फिर वो किसी को अपने भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 ऑफिसर होते हैं, उसमें एक चीफ होंगे, 2 कमिश्नर होंगे, ठीक है। या तो खुद चले जाएं या फिर इन दोनों में से किसी को वो भेज सकते हैं, ठीक है। अभी किसी स्टेट में, जिस स्टेट में जाएगी उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होगा, जिस स्टेट में जाएगी उस स्टेट के 3 आदमी इसमें होते हैं। अभी अखबार में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे है, उसके लास्ट में एक अलग सेपरेट वीडियो में। फंक्शंस क्या है इसके, कि वही बाउंड्री को देखना, कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन ऑल सब में इक्वल है कि नहीं है, आइडेंटिफाई करना सीटों को, कहीं शेड्यूल कास्ट सीट तो ज़्यादा नहीं है, ट्राइब सीट तो नहीं है, उसके हिसाब से वहाँ पे सीट फिक्स करना, ये सब काम ये करते हैं। इन द केस ऑफ डिफरेंस, अगर ये 3 मेंबर में तीनों के अलग अलग चीज़ें हैं, 2 एक बोल रहे हैं, 1 वो बोल रहे हैं, जो मेजॉरिटी वाला होगा उसकी बात मानी जाएगी। हाई पावर कमेटी है, अगर इसने कोई डिसीजन लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी होगी, तो इसकी आप अपील नहीं कर सकते किसी कोर्ट में, किसी जी गलत कर गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी घटा गया या बढ़ा गया, तो आप अपील नहीं कर सकते इनकी, ऐसा इनके एक्ट में प्रावधान है। अब करंट जो पोजीशन है डिलिमिटेशन की वो क्या है, कि 2009 में इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, तो 4990 आउट ऑफ 543 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर नेमली डिलिमिटेशन कम कॉन्स्टिट्यूएंसी ने चीज़ों को कुछ उठक पुटक किया था, अफेक्टेड किया था। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में, फिर टेरिटरी ऑफ द पुडुचेरी, ऑल अदर स्टेट एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में नहीं किया गया था, पर इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, तो इस चेंजेस पे बात की गई थी, ठीक है ना। अब और क्या प्रॉब्लम क्या है, एक तो स्टेट डेट, अभी आप सोचोगे कि 2011 का सेंसेक्स हुआ, उसके बाद क्यों नहीं बनी है, 2001 में ही क्यों बनी थी, मैंने बताया ना 4 बार बन चुकी है, 2001 के बाद नहीं बनी है, देखो 2002 में बनी, पर 2011 के बाद क्यों नहीं बनी, बताऊंगा क्यों नहीं बनी, उसके नीचे आ जाएंगे। कि स्टेट डेट लिटिल इंटरेस्ट इन द पॉपुलेशन कंट्रोल, कि अगर आप कुछ देखो, अगर ये पॉपुलेशन बेसिस पे बनती है तो स्टेट क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्शंस होंगे, ज़्यादा एमपी होंगे जिस स्टेट के, उस स्टेट की ज़्यादा सुनी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। तो एक तरीके से क्या किया कोर्ट ने, एक एक्ट लेके आए, क्या इन 2008 में क्या किया गया, डिलिमिटेशन डन ऑन द 2001 सेंसस के बाद इसको सीधा जो फिक्स कर दिया गया कि 1971 के बेसिस पे ही सीट रखेंगे, जो पार्लियामेंट की सीट होंगी 550 250, ये 1971 के जो सेंसस में सीट फिक्स हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, सीट नहीं बढ़ाएंगे। पर क्या करेंगे, बस वो पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा हुई उधर से इधर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दी, इधर से उधर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दी, उसके हिसाब से फिक्स कर दिया गया। और एक चीज़ और फिक्स कर दी गई कि जो 2011 के बाद सेंसेक्स में ये नहीं होगी, 2026 तक क्या कर दिया गया उसको, मतलब कि एक्सरसाइज को 2026 के बाद होगी, 2011 सेंसेक्स के बाद भी नहीं होगी, 2021 या 22 में सेंसेक्स है उसके बाद भी नहीं होगी, तो 2026 के बाद होगी। और 2026 के बाद भी कब होगी, क्योंकि 82 कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, जब सेंसेक्स आएगा उसके तुरंत बाद ये किया जाएगा। अब 26 के बाद कब आएगा, 2031 में आएगा, तो 31 के बाद ही किया जाएगा 32 में। और सीट आपको पता ही है 997 बेसिस पे फिक्स रहेंगी। क्यों फिक्स रहेंगी, एक बात सुनो, साउथ इंडिया स्टेट अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए कंट्रोल कर रहे हैं पॉपुलेशन को, सब काम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ठीक है, तो ताकि उन स्टेट पे इफेक्ट ना जाए, वो भी कहेंगे हम भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, हम भी क्यों कम करें, जब ये स्टेट नहीं करते, इनके एमपी ज़्यादा होते जा रहे हैं हमसे, तो उस सब चीज़ को देखते हुए इस चीज़ में किया गया है। द वेटेज भी दिया गया। फाइनेंशियल कमीशन क्या करती है, अगर आप पॉपुलेशन रिड्यूस कर रहे हो तो आपको 5 से 10%, ठीक है ना, आपको उसमें वो जो फाइनेंशियल कमीशन डिवीज़न करती है पैसे का,
एक हॉरिजॉन्टल बेसिस होता है, एक वर्टिकल बेसिस होता है। तो हॉरिजॉन्टल बेसिस में एक ये भी, अगर फैमिली प्लानिंग पे आप काम कर रही है कोई स्टेट, उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा इन कंपेयर टू सब चीज़ों में। फिर फ्रीज कर दी गई सीटें 2001 सेंसस के बाद। क्या गया 2026 के बाद ही करेंगे, 26 के बाद 31 में ही ये सारी चीज़ें होगा। अब इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको वी गैप फंडिंग स्कीम क्या होती है, आपकी वेबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। क्योंकि ये जो भारत नेट था ना, इसमें यूज़ किया जाएगा इस फंडिंग की स्कीम का। इसमें क्या होता है, छोटा सा बता दूं, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करती है, गवर्नमेंट बोलती है हम इसमें 40% या 60% पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इनिशियली फॉर्म में, और 40% हम जो प्राइवेट को इसमें ऐड करेंगे, और प्राइवेट से बोलेंगे आप पैसा कलेक्ट करके लाओ, आप स्पॉन्सर करो, आप पैसा लाओ इसके अंदर 40%। और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, हम धीरे धीरे आपका पैसा देते रहेंगे, आपको उतार देंगे, और फिर हम इसे होल्ड में ले लेंगे। तो ऐसे एक प्राइवेट पार्टनरशिप से सब चीज़ को किया जाता है, कि यही सब चीज़ प्रोजेक्ट में किया जाता है। आगे चलते हैं। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा। हमारा जो करंट डेफिसिट है ना, करंट में आप पढ़ोगे, अगर मैंने ग्रुप में पेपर भी शेयर किया हुआ है, आप सीधे जाके देख सकते हो, हेडिंग जो मैंने हाईलाइट पोर्शन दिया उस पर लिखा हुआ है, तो आप सीधा मैच करना, सीधा आपको ये पॉइंट मिलेंगे वहाँ से देखने के लिए। अभी क्या गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आपका, जैसे आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, आपके यहाँ से बाहर कोई आदमी काम करने गया या बाहर से कोई आदमी अंदर काम करने गया, तो हमारा आदमी बाहर जाएगा तो रेमिस्टेंसेस भेजेगा वापस अपनी कंट्री में, उनका कोई आएगा तो वहाँ से पैसा बाहर भेजेगा। हम कोई सामान इंपोर्ट करेंगे तो पैसा मतलब हम देंगे उन्हें, कोई हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा तो हम उनसे पैसा लेंगे। तो जो सारा बाया खाता होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गुड्स एंड सर्विस, सब कुछ, कोई भी बाहर से पैसा आना, इंडिया से बाहर जाना, वो सारा इसमें नोट किया जाता है। और इसमें दो तरह के नोट किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, एक्सपोर्ट में ये सब चीज़ देखी गई है। 2020 में क्या 91% एक्सपोर्ट लेवल, ये सब आपको याद नहीं है, ये चेंज होती रहती हैं फिगर। कि ट्रेड हमारा सरप्लस में, ऐसा बोला था 2020 जून में, ऐसा बोला हमारा ट्रेड सरप्लस में। और किस बेसिस पे, कि हमने इंपोर्ट थोड़ा ज़्यादा किया। अब इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, ट्रेड सरप्लस में क्या बता रहे हैं, जो हमारे आदमी है ना, रेमिस्टेंसेज आता है, हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है बाहर कंट्री में, वो बहुत है, वो बहुत पैसा भेजती है हमारे यहाँ। तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही चलता है, चाहे हम कितना भी इंपोर्ट कर लें माल में, पर सर्विस हमारी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो इन्होंने एक तरह से डिफाइन किया है सब चीज़ों में कि और भी पैसा ऐसा आत्मनिर्भर इनिशिएटिव चलाया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हमने कंट्री से, तो उन सब चीज़ों का हमें फ़ायदा हुआ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहता है, मेन कहानी ये है। ये तो सारा वही है कि कैसे हमारा पॉजिटिव है, इसमें आपको लिखा होगा एक्सपोर्ट किया टायर का, तुम पढ़ लेना क्या क्या किया हमने एक्सपोर्ट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए कंट्री कैन डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक, एक स्टेटमेंट रहता है, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ 1 साल का। तो 1 साल का पूरा इसमें डाटा रखा जाता है, फिर दूसरे में नेक्स्ट फाइनेंस का रखा जाएगा। सरप्लस में रहता है, डेफिसिट में रहता है, तो घाटे में रहोगे, ज़्यादा आप माल मंगा रहे हो, कम सप्लाई कर रहे हो, तो एक घाटे में रहोगे या सरप्लस में रहोगे। व्हेन द एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट, व्हेन जब एक्सपोर्ट एक्सीड हो जाता है इम्पोर्ट, तो सरप्लस में रहोगे, आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से। अगर इंपोर्ट एक्सीड हो जाता है तो आप डेफिसिट में जाओगे, ऐसा तो पता ही है आपको। अब पर्पस ऑफ कैलकुलेशन क्या है, इससे आपकी कंडीशन पता लगती है, आपकी इकोनॉमी की कंडीशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, आपकी पावर कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट का फिस्कल ट्रेड पॉलिसी कैसी है, कि गवर्नमेंट ने कैसी पॉलिसी रखी है कि बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं या बाहर के लोग बाहर जा रहे हैं, अट्रैक्ट बिजनेस मिल रहा है, वो सब एक गवर्नमेंट को दर्शाता है। अब कंपोनेंट क्या है इसके अंदर, चीज़ों के अंदर, अब इस चीज़ों को बताया फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ BOP, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करंट अकाउंट होता है, इसमें एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक एरर ओमिशन होता है, ठीक है। इट शोज द जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर असर डालते हैं तीनों चीज़ें। तो कैपिटल, करंट हम पढ़ेंगे, तो हमारा करंट अभी डेफिसिट में गया, तो करंट क्या होता है, करंट जो अकाउंट होता है वो शो करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इसमें क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल, जैसे गुड्स हो गए, सामान हो गए जो दिखते हैं, उस सब चीज़ को रिप्रेजेंट द ट्रेड बैलेंस। एक तो विजिबल फॉर्म में होगा जो आपको दिखेंगे, गुड्स और सामान आप मंगा रहे हो, कोई साइकिल मंगा रहे हो तो दिख रही है। एक होता है इनविजिबल, जो आपके मर्केंडाइज सामान होते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इनविजिबल में क्या कि आपने किसी ने इनकम बाहर से आ रही है, किसी ने पैसा ट्रांसफ़र किया, रेमिस्टेंसेस भेजे, तो इनविजिबल वही चीज़ होती है, वो दिखेंगे नहीं, चुपचाप पैसा भेजेंगे ना, उनके घर वाले पापा पैसे भेज दिए मैंने, लो रख लो, तो वो इनविजिबल फॉर्म होती है, वो दिखती नहीं है, वेस्टर्न यूनियन से भेज दोगे, वो सब चीज़ें। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जो बाहर से विदेश के आपके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग कर रहे हैं, कोई हमारा प्राइवेट या गवर्नमेंट पैसा ले रही है किसी विदेशी देश से, तो वो सारा आता है आपका कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल
करंट हमारा ऑलवेज सरप्लस रहता था। क्यों रहता था? चलो हम एक्सपोर्ट तो कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, पर इसका रीज़न था जो हमारा इनविजिबल वाला सिस्टम था ना, ये जो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, हमारे कितने आदमी बाहर देशों में रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा कितना पैसा ट्रांसफ़र करता है अपने देश में, अपने घर वालों को, अपनी चीज़ों को, अपने बहन भैया को, तो उसकी वजह से हम हमेशा प्लस में रहते थे, प्लस में, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में भी रहते थे। कैपिटल अकाउंट में कैसे रहते थे कि जो कैपिटल अकाउंट था ना हमारा, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आता है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है, मैंने आपको बताया होगा, जो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2020-21 में बहुत ज़्यादा आया। ऐसा क्यों? उसमें एक कारण है, गवर्नमेंट ने उसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हुआ है कि जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाला नहीं आया, पर FII या FPI बोल दो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। शेयरिंग मार्केट में एक कंपनी के शेयर में पैसा आया इन द फॉर्म, उसमें आया। तो ये कुछ अंतर होता है कैपिटल और करंट में, आपको याद रखना है। 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है एरर और ओमेशन। ये कुछ नहीं होता, एक एरर होता है अगर आप फेल हो जाते हैं काउंट करने में कितना आया कितना गया विदेश में, अगर एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती है, तो ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्री के रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, कंट्री प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रही है। चेंज इन द फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व, इसी पे डिपेंड होता है कि कितना विदेश का पैसा है हमारे यहाँ, कितना बाहर गया, तो पूरा फॉरेन रिजर्व इसी पे डिपेंड करता है। और ठीक है, एक तो ये हो गया, और RBI के पास जमा होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो होल्ड रखता है। और एक चीज़ और फालतू होती है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को होता है IMF देता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं। फिर ओवरऑल जो BOP अकाउंट है सरप्लस में और डेफिसिट में, देयर इज़ ए डेफिसिट, देन तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो फ़ॉरेन है वो घटेगा, ठीक है ना। फॉरेन जो आपका एक्सचेंज अकाउंट है घटेगा। इफ़ द रिजर्व ऑफ फॉरेन अकाउंट इज़ फॉलिंग शॉर्टली, द सिनेरियो रेफर टू BOP क्राइसिस। अगर आपका जो रिजर्व है ना फॉरेन का वो जल्दी जल्दी घट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ क्राइसिस आ रहे हैं, BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएंगे। दूसरी न्यूज़ जो मैंने बताई कि US अभी क्या किया, इजराइल ने अपने टर्म्स UAE के साथ अच्छे किए हैं। अच्छे क्यों किया? क्योंकि इजराइल की एम्बेसी ओपन होने जा रही है UAE में। और आप कहीं ना कहीं देखते हो 6 डे वॉर हुई थी एक 1968 में या 69 में, 6 दिन की वॉर हुई थी। सारी अरब कंट्री जो हैं उन्होंने किस पे हमला किया था? इजराइल पे हमला किया था। उसके बाद उनके टर्म्स थोड़े अच्छे हुए, क्योंकि फ़लस्तीन पे आपने देखा होगा कि वो फ़लस्तीन को दबाते हैं तो सारी मुस्लिम कंट्री आसपास एक हो जाती हैं। तो वही सारी की कंडीशन थी। आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कंडीशन में मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही। इजिप्ट से अच्छा हो गया उनका, जॉर्डन से अच्छा हो गया, जो पास में बाउंड्री शेयर करती हैं दोनों कंट्रियाँ। फिर इधर गल्फ़ कंट्रियाँ आपकी, सऊदी अरबिया से बात चल रही है, बहरीन से बात चल रही है, UAE में तो अपनी एम्बेसी भी बना रहे हैं, वो एम्बेसी ओपन करने जा रहे हैं। तो एक हिस्टोरिकल डील है जो हुई है चीज़ों पे। इजिप्ट इसराइल से पहले ही कर चुके हैं, जॉर्डन से, जो गल्फ़ अरब कंट्री में आपको बता ही चुका हूँ, एक लॉन्ग स्टैंड उनका फ़लस्तीन से फ़ाइट चलती है, उसके बाद भी चीज़ों में नरमी देखी जा रही है। एक चीज़ों पे यही है कि दोबारा से कंडीशन अच्छी हो रही है। अरब और इसराइल के रिलेशन कैसे हैं? इसराइल इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। वहाँ पे बहुत सारी उसने वार लड़ी अरब कंट्रियों से, सबको एक साथ वार लड़ी, क्योंकि वो जूइस है और इधर ये इस्लामिक है, तो इनके बीच में चलता रहता है। अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि वर्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो रूट हुआ हिस्ट्री, रिलीजन और जियो पॉलिटिक्स में, आपने बहुत सुना होगा। इन सब चीज़ों को देखा गया। वेस्टर्न बैंक पे डेडलॉक हुआ, उस पर लड़ाई हुई। वेस्टर्न बैंक जो है वेस्ट एशिया में, ठीक है ना। तो इट ऑल्सो कंटेन सिग्निफिकेंट सेक्शन जो है उसके अंदर। फिर जॉर्डन कैप्चर कर लिया उन्होंने बाय द जॉर्डन आफ्टर द अरब इसराइल वॉर 1948 में हुई। 6 डे वॉर 1967 में, सॉरी मैं 68 बोल रहा था, इसमें हुई। एट ए प्रेजेंट देर इज़ अराउंड 130 फॉर्मल इसराइल सेटलमेंट अलॉन्ग विद 36 लाख फिलिस्तीन इन द वेस्टर्न बैंक। तो वेस्टर्न बैंक क्या है? इसमें आप सी ऑफ आपका बेलिली है, क्या नाम याद नहीं आ रहा, वेस्टर्न बैंक हो गया। फिर डेड सी है नीचे, ऊपर वो गोलन हाइट है, सबसे ऊपर गोलन हाइट, वेस्टर्न बैंक, और ये सब चीज़ों की फ़ाइटें चलती रहती हैं उनकी आपस में। इम्पैक्ट ऑफ डील क्या होगा? एक तरह से आपने क्या हो देखा जाएगा, एक तरह से ट्राइपोल कॉन्सेप्ट है। सऊदी ब्लॉक जो है कंसिस्ट ऑफ इजिप्ट, UAE, बहरीन, इनके साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं फ़लस्तीन वो अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है, या फिर मुस्लिम वर्ल्ड जो है फ़लस्तीन वो मतलब सपोर्ट में अभी ये भी सब ने छोड़ दिया है। तो जो ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है, क्या ऑलरेडी वर्किंग द वेस्ट एशिया जो है US, UAE, इसराइल, ठीक है ना, एक तरह से अपने रिलेशनशिप अच्छे कर रहे हैं। फिर वही सेट बैक द फ़लस्तीन स्टेटसहुड जो है, तो वो डिमांड करते हैं अपनी कंट्री की, अपनी चीज़ों की, कहीं ना कहीं बैक स्टेज में दिखाई जा रहा है, क्योंकि जो उसके साथ कंट्री थी वो पहले ही अच्छे रिलेशन कर रही हैं। फिर फर्दर डीपनिंग द मतलब कि सेक्टोरियल डिवाइड,
वही है कि सुन्नी में या शिया में तो पहले ही चल रहा है, और इधर ये वाला भी था, इसको सॉल्व, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में नरमी दिखाई जा रही है। तो उसमें इंडिया का क्या फ़ायदा होगा, हाउ इंडिया शुड रिस्पॉन्स। देखो हमने तो पहले ही हम बोल चुके हैं कि हम ना ही सपोर्ट इसराइल को प्रॉपरली, मतलब इस बेसिस टू नेशन, मतलब हम क्या बिल्कुल करते हैं, अब इक्वली आप बैठ के बात करो और टू नेशन वाला प्रावधान लेके आओ कि आप पीछे हटो या कुछ वो पीछे हटेंगे, इजराइल फ़लस्तीन, और आप बीच में एक मिडिल पाथ निकाल लो, क्योंकि दोनों के लिए अच्छा। हम डायरेक्टली ये भी नहीं बोल सकते हम इजराइल के साथ हैं, इन सब चीज़ों पर असर पड़ता है हम, क्योंकि हम एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीस मेकिंग कंट्री है, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो एक पीस का नेगोशिएशन हम कर सकते हैं, और पीस इस नेशन में आएगी तो हमारा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी चाहिए कि सेंट्रल एशिया से, और सेंट्रल एशिया से हमें रशिया तक कनेक्टिविटी बनानी है। अपोज करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस रीजन, बहुत सारी लड़ाई हुई वजह से, ठीक है ना, तो बहुत सारी कंट्री अपोज करती हैं वेस्टर्न इसराइल में, तो वो हमारा थोड़ा नॉर्मल होगा। फिर एडिंग जो अरब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इंडिया शुड भी एक्सटेंड सपोर्ट करेगा अरब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, तो वो हमारी चीज़ पड़ेगा। और इंडिया का जो डायस्पोरा है इन कंट्री में बहुत काम करता है अरब कंट्रियों में, तो कहीं ना कहीं इसमें नरमी देखी जाएगी। तो बोलती तुम इसराइल को सपोर्ट करते हो, तो वो हमारे आदमी को वापस भेज सकती हैं, तो इन सब चीज़ों में नरमी देखी जाएगी। जो स्ट्रेंथिंग होगी, टाई ऑल द मेजर प्लेयर इन दिस रीजन, जो मेजर प्लेयर है इन दोनों में दोस्ती होगी। इंटरेस्ट इन द वेस्टर्न एशिया, जो जियो पॉलिटिक्स है सारा, वो हमारा थोड़ा इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम वेस्टर्न एशिया में हमारी अच्छी पकड़ है, इसराइल हमसे अच्छा रखता है, फिर अरब कंट्री भी हमसे अच्छा संबंध रखती है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्या हो सकती है, जो जियो ग्राफिकल लोकेशन है, प्रॉक्सिमिटी टू द कॉन्टिनेंट कंट्रीज है, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो सकती है। फिर हमारे जो एनर्जी सेक्टर के रिसोर्सेज है वो भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि 45% जो हमारा ऑयल एक्सपोर्ट है, 48% जो ऑयल आपके रिजर्व है, वो मतलब वहीं से वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर रीजन यही है, 30 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन यहीं से कहीं ना कहीं होता है। रेमिस्टेंसेज है जो हमारे रीजन के, वहाँ पे लोग रहते हैं वो बहुत रहते हैं। देखो ये सारा है, ये आपका लेबनान है, बैरूत, ये आपका इसराइल है, ये आपका फ़लस्तीन है इतना छोटा सा, इधर गाज़ा है, इधर इजिप्ट है, ये अरब है, ईरान है, इराक है, यूएई है, बहरीन है, इधर नीचे ओमान है, यमन है, ये गुल्फ ऑफ अकाबा है, इसमें 3 कंट्री की बॉर्डर शेयर करते हैं, इजिप्ट का, इसराइल का, और इधर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जॉर्डन भी आता है, 4 है, सऊदी अरेबिया भी आता है। गुल्फ ऑफ अकाबा, तो अब्बा कौन है गल्फ़ कंट्री का, सऊदी अरेबिया, तो अरेबिया से अकाबा याद रखो, तो ये आपको याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें। अब मैंने एक चीज़ और ऐड की है, देखो ये तो हो गया वेस्ट एशिया, पूरा सेंट्रल वेस्ट एशिया ये वाला रीजन। अब आपका सेंट्रल एशिया भी तो बचा है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अगर इसमें भी शांति आएगी तो और भी हमारा फ़ायदा हो सकता है। वो मैंने आपको सीधा मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि इंडिया का सेंट्रल डायलॉग्स हुआ है कि हमारे देश के जो मिनिस्टर थे, अपने जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, वो गए थे इंडिया और सेंट्रल एशिया के डायलॉग में गए थे। वहाँ पे सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री थी, कौन कौन सी थी, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कहीं ना कहीं ये कंट्री शंघाई का भी पार्ट है, तो हमारा डायलॉग और मजबूत होगा कि शंघाई चाइना का है, तो हमारी ये कंट्री से हम अकेला बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी और मजबूती बढ़ेगी। फिर सेंट्रल एशिया हमारा एक्सेस बढ़ेगा, हम कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, क्योंकि सिल्क रूट भी हम डेवलप कर सकते हैं, ये चाइना कोशिश कर रहा है, हम उस पर भी अपनी आइडियोलॉजी पा सकते हैं। जो बुद्धिज़्म का इफेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो बुद्धिस्ट को फॉलो करती हैं, तो उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर और भी सारी चीज़ें, हमारे अमीर खुसरो, इन दीवानी, इन सबके मैन को प्रोविंसेस हैं इस एरिया में, लोग बहुत सुनते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमने आपका अश्वगाबाद एग्रीमेंट साइन किया, बताना किसकी ये कैपिटल है। तो इसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप करना है कि नॉर्थ साउथ जो आपके कंडला जो गुजरात का पोर्ट है वहाँ से जाएगा छाबार, और छाबार से होते अज़रबैजान बाकू से होते हुए वो सीधा जाएगा आपका मॉस्को, जो आपका इतना लंबा पड़ता है यहाँ से रेड सी से निकल के, फिर आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से निकल के, और फिर आपका नॉर्दर्न चैनल से यूरोप वाला जो है फ्रांस के ऊपर जो वहाँ से निकल के, और अब एक्सेस करते हो यूरोप कंट्री का, अब आप सीधे यहाँ से यूरोप कंट्री भी जा सकते हो। तो कितना छोटा, और यहाँ इतना घूम के जाते हो आप, तो वो चीज़ बन सकती है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, वही हमें डेवलप किया जा रहा है। ये 2000 में बात की थी, सेंट पीटरबर्ग में मीटिंग थी ईरान, रशिया और इंडिया की, तब ये प्रपोज़ किया गया था, तो इससे आगे डेवलप करना है। तो ये हमारा और आसानी होगी, हम इससे एक्सेस कर पाते हैं। इसमें ऑल कंट्री को ऐड किया गया है, ये सारी कंट्री इसमें ऐड की गई हैं, इन कंट्री को भी एक्सेस ऐड किया जाएगा। फिर इंडिया कैन सॉफ्ट पावर शो कर सकता है इस एशिया में, डांसिंग, क्लासिकल डांस, बहुत सारे हमारे मिक्स कल्चर है ना, तो किसी न किसी देश का कनेक्शन हमारे देश से मिल जाएगा, इसका हम फ़ायदा उठाना है। इंपॉर्टेंट क्या है सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया वो एक सिक्योरिटी के, एनर्जी, इकोनॉमिकल बेसिस कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है, ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है एशिया और यूरोप के बीच में, मतलब कहीं हम कनेक्टेड कर पाएँ एशिया को यूरोप से।
ठीक है ना। एक सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इस रीजन में रहेगी तो प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में भी रहेगी और इंडिया में डेवलपमेंट बढ़ेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारे यहाँ, फिर बोथ इंडिया और एशिया में मतलब एक सरप्लस चीज़ें मिलेगी, कमोडिटी ज़्यादा बढ़ेंगी। छाबार पोर्ट मैंने आपको बताया बिल्कुल हमारा जो है वो हम डेवलप कर पाएंगे, अच्छा लिंक होगा तो काउंटर कर पाएंगे OBR को। वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, OBOR को हम कहीं ना कहीं रोक पाएंगे, हम अपना भी डेवलप करेंगे। तो सेंट्रल एशिया में फिर कॉमर्शियल फंक्शन, ये सब चीज़ों की बात की। चैलेंजेस वही हैं, एक तो अफगान में इनस्टेबिलिटी है, अब तो पाकिस्तान आ गया बीच में, कहीं ना कहीं ये भी दखल डालेगा। अब अफगान में क्या है, अफगान बॉर्डरिंग शेयर करता है ईरान से, वहाँ की जो क्या है, वहाँ भी 26/11 को US से विड्रॉल कर रहा है, तो इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। फिर ये सारे रीज़न जो है ना, ईरान ये थोड़ा कहीं ना कहीं इनमें टेररिज्म चीज़ें चलती रहती हैं। तो वही सारी चीज़ें हमारे वही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हम इस सब चीज़ों को फेस कर सकते हैं किसी न किसी बेसिस पे। फिर पॉलिटिकल सेंट्रल चीज़ों में चीज़ें फर्जाइल सिस्टम रहता है। तो ये सारी इन्होंने बात की हैं, लास्ट में यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, सजेशन दिए हैं, इससे हम पढ़ेंगे। देखो मैंने ये सब चीज़ ऐड तो कर दी हैं, यहाँ पे लास्ट है तो हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, आप इसे जाके एक बार पढ़ लेना, बहुत लंबा है, ठीक है ना। अभी इंडिया में क्या दिए जा रहे हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं। इंडिया में अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और आपका और दूसरे कोर्स है अर्जुन अवार्ड, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड अभी मिलेंगे 2021 वाले, तो उसके लिए नाम भी आ गए हैं, ठीक है ना। मिताली राज को मिलेगा जो क्रिकेट है, उन्हें क्या मिलेगा, राजीव गांधी, और R अश्विन है उनको मिलने वाला है राजीव गांधी। और अर्जुन अवार्ड के तो बहुत सारे प्लेयर हैं, द्रोणाचार्य का अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ है। तो किस बेसिस पे किए जाते हैं नेशनल अवार्ड, जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न है, ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड, ये हाईएस्ट एक्सीलेंस अवार्ड है इंडिया का स्पोर्ट्स फील्ड में, कि जो 4 साल से जो स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको ही दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, वो भी 4 साल से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है कोई खिलाड़ी, उसको दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रहे थे जो उन सबसे हाईएस्ट पोजीशन शो कर रहा हो, तो दोनों क्रिकेटर है जिनको दिया जा रहा है। अर्जुन में तो बहुत सारे हैं, आप देख लें। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच है, ठीक है ना, उसका कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में उसके कोई जो खिलाड़ी हैं उनके अच्छा रिप्रेजेंट किया उन्होंने, तो द्रोणाचार्य कोच को मिलता है। फिर ध्यानचंद अवार्ड क्या मिलता है, फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन मिलता है कॉपरेट करने के लिए एंटिटीज़ जो होती हैं। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार क्या होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, मतलब कुछ भी सेक्टर हो जो सपोर्ट करते हैं खिलाड़ियों को, जैसे कोई कंपनी है रिलायंस होगी, उसने किसी खिलाड़ी को सपोर्ट किया और उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो उनको क्या मिलेगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड दिया जाएगा, या फिर इंटरनेशनल ध्यानचंद अवार्ड दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से तो ये किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है या फिर किसी पूरी कंपनी को भी मिल सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। ओवरऑल द टॉप परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी को कौन सा मिलता है इंडिया में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिलती है, जो यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अब ये अवार्ड डिसाइडेड कैसे होते हैं, किसको देना है, उसके लिए पूरी कमेटी बैठती है, ये सारी कमेटी की चीज़ें होती हैं, ये एनालाइज करके नाम फाइनलाइज करते हैं, गवर्नमेंट के पास भेजती हैं, गवर्नमेंट उनको ये अवार्ड प्रदान कर देता है। तो इतनी ही न्यूज़ थी सारी, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्या हो सकता है अगर इंडिया उसमें स्टेबिलिटी रही उस रीजन में, क्या हो सकता है, प्लीज़ इनको बैठ के सोचा करो और 5-5 पॉइंट मेंशन किया करो, क्या फ़ायदे हैं इंडिया के, क्या नुकसान है इंडिया के, कैसे इंडिया कर सकता है। तो उससे आपकी इनहेंस पावर बढ़ेगी। ये सारा जो है जो मैंने आपको बताया, ये सारा हिंदू का था, जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है, क्योंकि 2-2 न्यूज़पेपर कवर करना पड़ता है, तो लंबी वीडियो नहीं कर सकता। पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया, मैं आपको एक वीडियो में हिंदू भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि हिंदू में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई, मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू सो मच, यहीं पे वीडियो रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।